नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। चाहे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम हो, सभी एग्जाम में अगर ये आपका टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति, तो इसके अलावा कोई कंटेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहीं से आएगा कथन, निष्कर्ष, सिंपल क्वेश्चन, जितना भी जटिल क्वेश्चन बना दिया जाए तो आपको इस कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी बारीकी बातों को भी मैंने इसमें शामिल किया है। ये एकदम ऑथेंटिक कंटेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों कि आज अपन पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि राजपूतों की जो ये हुई थी उत्पत्ति, इसमें किसकी क्या राय है। दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। इसके बाद भारत की जो राजनीतिक एकता है ना, वो जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, जो पहले जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, वो क्या है, पुनः समाप्त होने लगी थी। ठीक है, कब? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। फिर क्या हुआ, अपने उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो राज्य से ना, ये संघर्षशील थे। ठीक है, अगला हमारा इसमें कथन है कि इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे, ठीक है, इन संघर्षों का जो परिणाम निकला, उसमें जो नए राजवंश उभरे वे ही राजपूत कहलाते हैं। ठीक है, इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन जो इतिहास है, इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? राजपूत काल कहते हैं। कब? पूर्व मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, अगला हमारा कथन है जिसमें कुछ इतिहासकारों ने कहा है, उनको जान लेते हैं। जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे स्मिथ, उन्होंने क्या लिखा राजपूतों के बारे में? वे यानी राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों का आधिक्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के समाप्ति के समय राजपूत युग कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अब कहा जाता है कि राजपूत युग किस समय से किस समय तक रहा, तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, किसने कहा था? प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। अब जान लेते हैं एक और इतिहासकार, जीएच ओझा यानी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा कि राजपूत शब्द का प्रयोग आज नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। तो कैसे कहा इन्होंने? इन्होंने कुछ प्राचीन ग्रंथों में बताए कहाँ कहाँ राजपूत शब्द का प्रयोग किया था। किसके अनुसार? जीएच ओझा के अनुसार। जीएच ओझा का कहना है कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था ग्रंथ, उसमें राजपूत शब्दों का विवरण मिला था। और उन्होंने कहा कि कालिदास के जो नाटकों में भी इसका मिला, और बाण भट्ट के जो हर्षचरित और कादम्बरी नामक जो ग्रंथ थे, उनमें भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये बात किसने कहा था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। इसके बाद में एक जो नया ट्रेड का प्रश्न है साथियों, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, ये किसके समय भारत आए थे? तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। राजाओं, इसने क्या कहा था? इसने राजाओं को तो कहीं क्षत्रिय कहा तो कहीं राजपूत लिखा। किसने? जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे ना, उसने। अब जीएच ओझा उन्होंने क्या सुझाव सुझाया कि यह मत जो सर्वमान्य नहीं है, ठीक है ना, ये जो लिखा गया है। अगला, राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों की राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ठीक है, अब देखो, वैदिक राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? ठीक है ना। अब राजपूतों के बारे में क्या कहा गया है कि वैदिक आर्यों की संतान, इसके बारे में जान लेते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद, ठीक है, राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं।
जीएच ओझा और सीवी वेद क्या मानते थे कि जो राजपूत है ना वो भारतीय आर्यों की क्षेत्रीय वर्ण है, ठीक है ना, यानी राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथन के अनुसार प्राचीन क्षत्रियों की तरह असौ तथा अस्त्र की पूजा करते थे। कौन कहता है कि जीएच ओझा और शिववेद के अनुसार ये कहते हैं कि जो राजपूत थे ना वो जो प्राचीन क्षत्रिय रहते थे वो क्या करते थे कि असौ और अस्त्र की पूजा करते थे। उसी प्रकार राजपूत भी हैं, ठीक है। अगला हमारा कथन है इसने और उन्होंने क्या कहा, प्राचीन आर्यों की भांति यहाँ यज्ञ और बलि को भी उनका विश्वास रहा है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, इनकी जो सुडौल शारीरिक गठन है और इनकी लंबी नाक है और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। दोस्तों यहाँ 4 कथन के रूप से आपको मिल सकता है। कैसे कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ आपको इसमें, ठीक है। यहाँ देखो, आपको कथन दिया जाएगा कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा व शिववेद के अनुसार जो राजपूत है भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। कैसे मानते हैं, इसका कारण क्या है, इन्होंने इसका कथन क्या था, इनका कहने का तात्पर्य था कि जो राजपूत है ना वो प्राचीन जो क्षत्रिय जैसे की तरह हैं, ये अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे, पहला कथन। दूसरा आ गया यज्ञ और बलि को भी उनका विश्वास था। तीसरा कथन ये हो गया कि जो इनके जो सुडौल शारीरिक गठन था, लंबी नाक थी, लंबे सिर से, इन सभी से ये प्रमाणित होता है कि जो राजपूत है वो आर्यों की संतान है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न मानने का किस किसने कहा था। चलिए साथियों बढ़ते हैं कि जो चंद्रबरदाई थे जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था, ठीक है साथियों। इसने क्या अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति किसे कहा। जो चंद्रबरदाई थे इन्होंने कहा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है, ठीक है। अगला कथन इसका क्या था, इन्होंने क्यों लिखा था कि अग्निकुंड से हुई थी। साथियों की जो कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले एक थे विश्वामित्र और गौतम और जो अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुसंधान करते थे, ठीक है। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस और हड्डी और मलमूत्र डालकर क्या कर देता था, अपवित्र कर देते थे, ठीक है। कौन कौन थे कि चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था कि जो आबू पर्वत है उस पर निवास करने वाले कौन थे, एक तो विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य और अन्य ऋषि थे जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इनके अनुष्ठानों पर राक्षस आते थे, वो मांस हड्डी मलमूत्र डाल के उनका अपवित्र कर देते थे। तो आगे क्या हुआ देखो, वशिष्ठ मुनि ने इसे निपटाने हेतु यज्ञ कुंड 3 योद्धा उत्पन्न किए। कि वशिष्ठ मुनि ने क्या किया कि इन राक्षस को निपटाने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। पहला जो परमार, चालुक्य और पृथ्वीराज कहलाए। जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हो गए तो वशिष्ठ ने एक चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 योद्धाओं से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम था चौहान, ठीक है। चौहान रखा गया। साथियों आगे क्या है, इन्होंने क्या बताया कि जो चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यानी यज्ञ के कुंड से की गई थी, ठीक है। आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया, ठीक है। विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में जो क्षत्रिय जो बौद्ध बने गए थे वो प्राचीन आदिवासी यानी भील, मीणा या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों जैसे शक, हूण
युचि आदि की यज्ञ यानी अग्नि के द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो। इन्होंने मतलब बहुत सारे विद्वानों ने इस कथन को समझ के इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, आगे बात है कि राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने कहा। ठीक है, तो राजपूतों को जो ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत है वो सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर, ठीक है, के ने गुहिलों राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। जो गुहिल राजपूत थे उनकी उत्पत्ति किससे बताई? नागर ब्राह्मणों से। ठीक है, राजपूतों के ब्राह्मणवंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हुए, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, जो वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को क्या बताया गया है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार एक राजशेखर ब्राह्मण का विवाह किसके साथ है? अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का साक्ष्य जो मिलता है, ठीक है, प्रमाण मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो गोपीनाथ शर्मा ने भी कुछ कहा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो मेवाड़ के जो गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त के संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार जिसकी हम बात करें, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत से स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है। ठीक है, जो राजपूत ब्राह्मण थे, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात का तर्क सहित खंडन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजपूतों को जो विदेशियों की संतान किसने कहा। राजस्थान के इतिहास की हम बात करें तो लेखक जो कर्नल जेम्स टोड ने क्या लिखा कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। यानी कर्नल टोड जो टोड थे, इन्होंने क्या कहा था कर्नल टोड के अनुसार कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है, जिन्होंने क्या कहा, जो अग्निकुंड की जो कहानी थी उसको स्वीकार करते हुए। अगला हमारा है, उनका क्या मत था कि यह विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। ठीक है, आगे टोड ने क्या कहा? टोड ने क्या कहा, देखो, राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है। राजपूतों के रीति रिवाज शक और सीथियन हुणों से मिलते हैं, जैसे कि असव पूजा, असव मेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि अतः दोनों जातियों की एक ही है। टोड ने इसके आधार पर भी राजपूतों को क्या कहा? शक्सियन का। ठीक है, अब हम दूसरे इतिहासकार की बात जान लेते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार हम बात करें, जो V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। स्मिथ ने क्या बताया था? उन्होंने हुणों की संतान बताया। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रथम तो राजपूत ने स्वयं कभी विदेशी नहीं बताया, इस कारण से नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। इसलिए राजपूतों के रीति रिवाजों की शक और सीथियन की रीति रिवाजों के जो समयता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक और कुषाणों के आने से पूर्व ही भारत में
प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से भी प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से भी ज्ञात होते थे, जैसा कि महाकाव्यों में साक्ष्य में प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट होता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच में क्या है, मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें से विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं ही में समाहित कर लिया। आगे की हम बात करें, डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है, ठीक है, चाहे राजपूत चाहे किसी भी रूप से जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल में क्षत्रियों की परंपराओं को भी बनाए रखा है। ठीक है साथियों, इतनी थी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में वीडियो। और राजपूतों की उत्पत्ति से एमसीक्यू अगर आपको चाहिए इसी कंटेंट से, तो अगला वीडियो इनकी कंटेंट में ही डाला जाएगा। जो 11,000 एमसीक्यू वाली जो अपनी सीरीज चल रही है वो उस बेस पर आधारित है। उन्हीं के प्रश्न उनके सीरीज के लगभग साथियों 400 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आगे वाले प्रश्न भी आपको जल्दी करा दिए जाएंगे। दोस्तों कंटेंट कैसा लगा? हाँ, अगर एक बार ज़रूर इसको आप रीड कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करना, क्योंकि यहाँ से जो कंटेंट लाइन टू लाइन कथन निष्कर्ष के रूप में आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।